हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। सो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है बैलेंस शीट पढ़ना ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग को यहाँ पर पता ही है, ठीक है। एंड बैलेंस शीट की एक पॉइंट ऐसा है दोस्तों जिसको आप लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल गोल्डन पॉइंट है, और वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक ऐसा आइटम है जो बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, बट ये ऑफसाइड बैलेंस शीट आइटम है। बट बैलेंस शीट में ही जब आप पढ़ने जाओगे, ये बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा आप लोग को। बैलेंस शीट के नीचे अलग से आप लोग को फुटनोट में मिल जाएगा, ठीक है। वो कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे पढ़ना है, उसका सारा A to Z चीज़ें क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, सारी चीज़ें आप लोग को इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करने जा रहे हो तो आपको ज़रूर यहाँ पर ये चेक करना चाहिए, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। देन अभी आ जाते हैं आगे, ठीक है। पहले तो टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाई जाती थी, जो कॉमर्स वाले हैं उसको पता ही है। राइट साइड में लायबिलिटी होती थी और लेफ्ट साइड में एसेट होती थी, ठीक है। तो इसमें जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती थी वो बैलेंस शीट के नीचे नोट होती थी, उसमें आपको देखने को मिल जाती थी। या फिर अभी का जो कंपनी लॉ है उस हिसाब से वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। इसमें भी आप लोग को ना तो लायबिलिटी साइड ना तो एसेट साइड में ये देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा, बैलेंस शीट के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं आती है। बैलेंस शीट जहाँ पे ख़त्म होती है ना, उसके नीचे आप लोग को कंटिंजेंट लायबिलिटी देखने को मिल जाएगी। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या पता चला कि कंटिंजेंट लायबिलिटी अब से हम लोग चेक करेंगे। अभी आप लोग को अलग अलग डाउट्स है, उसी को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग बोलोगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, वही हमें बता दो। तो उसी का बात करते हैं एक नॉर्मल डेफिनेशन के साथ। ए लायबिलिटी दैट में अकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ ए फ्यूचर इवेंट। नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूँ। लायबिलिटी मतलब क्या, कंटिंजेंट छोड़ दो आप, ठीक है। लायबिलिटी मतलब होता है कर्जा। सिंपल है, कुछ तो कंपनी को देना बाकी है। बट कंटिंजेंट मतलब क्या होता है, इसकी गारंटी नहीं है, ये शायद से देना पड़ सकता है या नहीं देना पड़ सकता है। अभी आप फिर इसको बैलेंस शीट में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये अगर और मगर की चीज़ है, ठीक है। इसके लिए इसको बैलेंस शीट में नहीं रखता है, फुटनोट में रखता है, बैलेंस शीट के नीचे देखने को मिलता है। अभी आप वापस पढ़ सकते हो डेफिनेशन। ए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी दैट में अकर, जो भविष्य में आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ ए फ्यूचर इवेंट। अच्छा, कोई तो भविष्य में एक ऐसा इवेंट रहेगा, अगर वो हुआ तो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं देना पड़ेगा। ये इफ बट का खेल है, इसलिए बैलेंस शीट के अंदर इसको नहीं डाला जाता है, वरना तो शेयर होल्डर तो कंफ्यूज हो जाएगा अगर मगर की चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर आई तो। इसलिए इसको कंपनी के रूल्स के हिसाब से इसको अलग से दिखाए जाते हैं, बट बैलेंस शीट के नीचे ही बताए जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ये अगर मगर की चीज़ें हैं। अभी आगे समझ में आ जाएगा। इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबसे आसान एग्जाम्पल की, तो देखने को मिलेगा इसे कोर्ट केस, यही सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई कंपनी XYZ कंपनी है, कंपनी इतना बिजनेस करती है और बिजनेस करते समय कितना लीगल कॉम्प्लिकेशन चीज़ें देखने को मिल जाती है, और अगर ये चीज़ें नॉर्मल सॉल्व नहीं हुई तो पार्टी जाएगी कोर्ट में, ठीक है। अभी कोई XYZ कंपनी है, उसके खिलाफ कोर्ट केस हो गया 10 करोड़ का। अभी वो XYZ कंपनी को वो 10 करोड़ देना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अभी थोड़ी देना पड़ेगा, अभी तो वो केस जीतेंगे कंपनी, तो नहीं देना पड़ेगा। बट अगर केस हारे तो 10 करोड़ निकालना पड़ेगा। आया ना अगर और मगर की बात। इसी को बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। और यूजली आप जितने भी कंटिंजेंट लायबिलिटी देखेंगे 90% ये कोर्ट केस ही होते हैं। अदर देन कोर्ट केस भी नहीं देखने को मिलेगा 10%, ठीक है। अगर आप केस जीते तो देना पड़ेगा,
और अगर आप केस हार गए तो नहीं देना पड़ेगा। तो इसे एक एग्जांपल से भी हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और, अभी यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों कुछ मिस्टेक काफ़ी लोग यहाँ पे करेंगे जो कि आपको नहीं करना है। कौन सा? जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई इस चीज़ का फॉर्मूला मत बना लेना। मगर अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी 0 करके, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शेयर बाई करने के लायक हो गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब बाई अगर करना है किसी शेयर को तो उसके बिजनेस देखकर करना होता है। B=B फॉर्मूला, अगर बाई करना है तो बिजनेस देखकर ही बाई करना है, ठीक है। मगर इसके साथ ये सारी चीज़ें भी चेक करना पड़ता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों आगे कि भाई इसको चेक कैसे करें। आपको डेफिनेशन तो पता चल गया, ठीक है। सारी चीज़ें अभी धीमे धीमे करके देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा इसको चेक करना है ना, तो बैलेंस शीट आपको गूगल के ऊपर जाना है और मनी कंट्रोल पे सर्च कर लेना है, ठीक है। बैलेंस शीट बोल के गूगल में लिखना है और मनी कंट्रोल का वेबसाइट में सर्च कर लेना है इसको। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मनी कंट्रोल को मैं ओपन किया हूँ, ठीक है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोल के लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं क्लिक किया यहाँ पर ओपन हो गया। देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, लिमिटेड बोल के है। तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, ठीक है। चलो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, एक ऐड आ गया, कोई बात नहीं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ऐड को हटा देता हूँ, एक सेकंड, फिर से ऐड आ गया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ऐड हट गया। अभी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, और ये देखो टोटल एसेट, यहाँ पर बैलेंस शीट ख़त्म होता है। इससे नीचे देखो आप लोग को देखने को मिल जाएगा आधार एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके नीचे ही देखो आप लोग को देखने को मिल जाएगा कंसोलिडेटेड लायबिलिटी, सॉरी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये देखो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये देखो कितना देखने को मिल रहा है, 3419 करोड़ ये देखने को मिल रहा है। इतना यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया। मतलब क्या, ऐसा हम कह सकते हैं आपको, मतलब 3419 करोड़ जो देखने को मिल रहा है ये आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये एग्जैक्टली किसके बारे में है करके ज़रूरी नहीं कि हर कोई चीज़ केस के रिलेटेड ही हो, बट 90% चीज़ें उसी से रिलेटेड होती है। अभी अगर केस से रिलेटेड है तो अगर एक केस है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब 3419 करोड़ से रिलेटेड 10 अलग अलग केस है। इस हिसाब से हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। देखिए अगर अलग अलग केस रहेंगे, ठीक है भाई, उसमें कोई केस जीतेंगे कोई केस हारेंगे, ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। बट एक ही केस रहेगा तो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट कब आएगा, अगर वो अमाउंट वो केस का बहुत बड़ा होगा। तो अभी ये कितना है, 3419 करोड़, ठीक है। अभी TCS जैसी कंपनी है भाई, कितनी बड़ी कंपनी है आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। 16 लाख करोड़ से ज़्यादा भी इसका मार्केट कैप है, ठीक है। और टोटल एसेट इसका है 146 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। उसके लिए 3419 करोड़ क्या है कि मान लो चलो कि ये केस ही थे, अगर इसके ऊपर ये केस हार भी गए तो TCS क्या ख़त्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि आराम से इन चीज़ों को वो झेल पाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास अगर 1 लाख रुपया है और किसी ने आपके ऊपर 10 लाख रुपया का केस कर दिया, ठीक है, फिर आपकी तो बैंड ही बच जाएगा। तो ये अमाउंट यहाँ पर देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसी से रिलेटेड डेंजर जोन जो आपको समझ में आना चाहिए, अभी कुछ लोग को यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। डेंजर जोन मतलब क्या रहेगा, अगर किसी कंपनी का कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर उस कंपनी के वैल्यू से बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए लायक नहीं होता है, ठीक है। कंपनी का वैल्यू का मतलब यही टोटल एसेट देख लो आप, या फिर कंपनी का मार्केट कैप देख लो, उससे भी ज़्यादा बड़ा उसका अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गया तो वो कंपनी डेंजर जोन में आता है।
तो ये सब चीज़ देखने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। जय हिंद।